वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग वाले चैप्टर को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसके पहले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो, हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि पता लगा सकें कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और हमें ये इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टीज को भी देना पड़ता है। लेकिन हर बिजनेस अगर अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करे तो उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और रूल सेट की जरूरत है जो सबको समझ में आए। एंड ये जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसी बात को यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा गया है, चाहो तो नोट कर लेना अगर नोट्स बनाना चाहते हो। अब आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर यही है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंसानों द्वारा बनाया गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अकाउंटिंग को ईजी बनाने के लिए इन रूल्स को बनाया है। सेकेंड फीचर है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए तो हम इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अगला फीचर ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव आता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टाइप्स। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हमें ये मानना होता है कि बिजनेस अभी काफी लंबे समय तक चलेगा। मतलब कि दिमाग में ये नहीं बिठाना कि अगले साल में बिजनेस बंद कर दूंगा। क्योंकि हमने दिमाग में बैठा लिया है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो हमें अकाउंटिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी। अगला है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग के जो रूल्स और मेथड्स हैं ये जरूरी है कि हर साल सेम ही रहेंगे। रूल्स वगैरह सेम होने की वजह से प्रॉफिट और लॉसेस का कंपैरिजन इजी हो जाता है हर साल। अगला है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मान लो तुमने कोई सेल करी पर उसका पैसा अभी तक तुम्हें मिला नहीं। अब भले ही पैसा मिला हो या ना मिला हो, फिर भी हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। उसी तरह अगर हमने कोई खर्चे किए हैं पर उस खर्चे का पेमेंट हमने खुद नहीं किया अभी तक, तो ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होगा। अगला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस को और बिजनेस का जो मालिक है उन दोनों को सेपरेट मान के चलना है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मान के चलते हैं कि बिजनेस का जो मालिक है उसने कहीं से लोन लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस ने लोन लिया है, क्योंकि ये लोन तो इसके मालिक ने लिया है किसी वजह से, तो वो तो उसकी अपनी पर्सनल चीज हो सकती है, इसका बिजनेस से लेना देना नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट। इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अगला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। याद करो, हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम पैसों में नाप सकते हैं। अब मान लो तुमने कोई मशीन खरीदी, इसको हम पैसों में तो नाप सकते हैं, इसीलिए ये रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए तुम्हारे पास जो एम्प्लॉय काम करता है वो कितना ईमानदार है, तो ईमानदारी को हम पैसों में नहीं नाप सकते, इसी वजह से इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये तो इजी और सिंपल है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का यानी 1 साल का होता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम साल के एंड में बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। अगला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने जिस पर्टिकुलर ईयर में जो पैसे कमाए हैं उसी पर्टिकुलर ईयर के जो खर्चे हैं उसी के साथ मैच किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए 2026 का तो हम प्रॉफिट देख रहे हैं लेकिन खर्चा 2025 का। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम प्रिटी श्योर हो कि तुम्हें रेवेन्यू मिल ही जाएगा तो सेल होने के बाद उसको तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हो। अब लास्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि हमें हर ट्रांजेक्शन को प्रूफ के बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रूफ्स जैसे कि बिल्स और इनवॉइसेस, हमें कभी भी बायस होके रिकॉर्ड नहीं करना ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, अब न्यू टॉपिक पर आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन पर। अकाउंटिंग कन्वेंशंस उन प्रैक्टिसेस और तरीकों को कहते हैं जो अकाउंटेंट्स के बीच कॉमन एग्रीमेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फॉलो किए जाते हैं। ये स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है, लेकिन इन्हें इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि अकाउंटिंग वर्क सिंपल, क्लियर और कंसिस्टेंट रहे। ये सारे कन्वेंशंस काफी लंबे समय से यूज होते आ रहे हैं, इसी वजह से अकाउंटेंट ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक एक करके इन कन्वेंशंस को देखते हैं। पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके अकॉर्डिंग जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं तो
हमें पूरी जानकारी देनी चाहिए और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो तो देनी ही चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है इन्वेस्टर या फिर क्रेडिटर जैसे लोगों के लिए, ताकि वो सही फैसला ले सके हमारे बारे में। अगला है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसका ये मतलब है कि जो सबसे जरूरी जानकारी है उसको अलग से दिखाना है, और जो छोटी मोटी जानकारी है जो ज्यादा जरूरी नहीं है और जिसका डिसीजन मेकिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम एक साथ दिखा सकते हैं। अगला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि फ्यूचर में तुमको प्रॉफिट हो सकता है पर अभी तक हुआ नहीं है, तो हम फ्यूचर के प्रॉफिट के होने वाली पॉसिबिलिटी को नकार देंगे। लेकिन वहीं पर फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको इग्नोर नहीं करना, अभी से रिकॉर्ड करना है। इससे होगा ये कि जो बिजनेस है वो ओवर कॉन्फिडेंस से बचा रहेगा। अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो अक्रूवल वर्ड है इसका मीनिंग बता चुका हूँ, और इधर जो कैश वाला है वो अक्रूवल का अपोजिट है। इसको पॉज करके खुद से रीड कर लेना। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। ये उन रिटन रूल्स को कहा जाता है जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के ग्रुप जैसे ICAI टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इनका मकसद होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय सेम रूल्स का इस्तेमाल हो और सेम प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाए, ताकि हर जगह एक ही सिस्टम बना रहे। अगला टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है। तो पहला तो यही बता देना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, यानी हर जगह अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक जैसी हो। दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर और रिलायबल हो, यानी हम उस पर भरोसा कर सकें। तीसरे में ये लिख सकते हो कि जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कुछ भी छुपाया ना जाए, और डाटा ऐसा भी होना चाहिए जो कंपेयर करने लायक हो। इन सबको मिलाकर जो यूजर है वो बेटर डिसीजन ले पाता है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये प्रीटी मच वही वाले पॉइंट्स है जो अभी अभी पढ़ा था, तो इनको खुद से रीड कर लेना, और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, चाहो तो नोट कर लेना। अब आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये उन रूल्स को कहा जाता है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। जिस तरीके से CBSE बोर्ड तुम्हारे रूल्स बनाता है, उसी तरीके से ये वाला बोर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स बनाता है। अब इसी के नीड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, इंडिया में अलग रूल्स फॉलो होते हैं, वहीं अगर हम UK में जाएं तो वहाँ अलग रूल्स फॉलो होंगे, और USA में जाएंगे तो वहाँ अलग। तो हर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। तो IFRS मेक श्योर करता है कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी रहे। इवन ग्लोबल मार्केट्स में अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को इजीली कंपेयर कर सकें, और फ्रॉड और मैनिपुलेशन से हम इजीली बच सकते हैं, यानी कोई गलत अकाउंटिंग ना कर बैठे। यही पॉइंट्स इंग्लिश में यहाँ लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लेना। अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। इससे हम सभी फेमिलियर हैं। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर लगता है। ये वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि GST ने बाकी के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो पहला तो यही लिख देना कि ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, यानी जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए तभी ये टैक्स लगता है। इसका अगला फीचर है कि जो सेलर का बर्डन है वो बायर पर शिफ्ट हो जाता है, यानी जो बेचने वाला है उसको शायद टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि जो खरीदने वाला पर्सन है वो उसको MRP के साथ पे कर देता है। अगला पॉइंट ये लिख सकते हो कि लोगों को डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता, और वो इसको कब इनडायरेक्टली पे करते हैं उनको पता भी नहीं लगता। ये एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स है, मतलब जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा टैक्स का रेट या जो परसेंटेज है वो घटेगा, पर ये समाज के भलाई के लिए ही होता है। ये टैक्स गुड्स के अलावा सर्विसेज में भी लगता है। इसके फीचर्स यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको भी नोट कर लेना। GST के कुछ एडवांटेजेस है, इनको भी पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे कि बिजनेस करना इजी हो गया है GST की वजह से, और लोग जो अपनी जानकारी छुपाते थे टैक्स पे करने के चक्कर में, वो अब छुपा नहीं पाते। बाकी 2 पॉइंट और हैं, इसमें पढ़ लेना, और इन्हीं को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको भी नोट कर लेना। तो आज के चैप्टर में बस यही टॉपिक थे, सब कुछ इसमें थ्योरी ही था, तो याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।